नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे आरएस 2023 के प्री के क्वेश्चंस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी का सेक्शन। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए फुल एनर्जी के साथ और बहुत ही फास्टली हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है। यानी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला अपने से पूछा है। अब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का सबसे पहले आंसर बता देता हूँ। आंसर ये 4 होगा। सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार विदेशी उधार। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर सरकार के जो खर्चे होते हैं और सरकार का जो व्यय होता है यानी कमाई होती है, इनका जो अंतर होता है वो फिस्कल डेफिसिट होता है। और क्योंकि सरकार है तो खर्चे हमेशा ज़्यादा होते हैं, हमारी कमाई से ज़्यादा सरकार के खर्चे होते हैं, इसलिए एक फिस्कल डेफिसिट हमेशा रहता है। अब क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं और कमाई कम है तो वो बचा हुआ पैसा कहाँ से आएगा? वो बोरोइंग से आएगा, वो उधार लिए जाएंगे। अब ये उधार कौन देगा? या तो आरबीआई देगा, पॉइंट नंबर 1, या फिर आपके घर के जो बैंक है, घरेलू बैंक है, वो बैंक देंगे, या फिर आप विदेश से फॉरेन से पैसे लेके आओगे। ठीक है, और यही सवाल में पूछा है। तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर हो गया? इन सारे उधार के बराबर हो गया ना। तो ऑप्शन 4 ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू नेट बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, अगला सवाल नंबर 40 इंग्लिश में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड? इसमें से कौन सी वस्तुएं लोक वस्तु नहीं है? अब देखो, पब्लिक गुड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। पब्लिक गुड आर दोज गुड्स जिनको मार्केट में आसानी से खरीदा या बेचा नहीं जाता। हाँ, वापस से आते हैं। दोस्तों, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको मार्केट में आसानी से खरीदा या बेचा नहीं जाता है। पब्लिक गुड्स वो सामग्री होती है, वो लोक वस्तुएं वो वस्तु होती है जो सभी के लिए बनाई जाती है, जैसे कि सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा या सड़कें। ये वो चीज़ें होती है जिससे आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यानी अगर कोई व्यक्ति इनके लिए पैसा ना दे तो भी उनको ये सुविधाएं उपलब्ध होगी, और कोई व्यक्ति इनके लिए पैसा दे, टैक्स के फॉर्म में जब हम सरकार को पैसा देते हैं तो उस व्यक्ति को भी ये चीज़ें उपलब्ध होगी। तो ये जो गुड्स होते हैं ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, यानी आप किसी को हटा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी पार्क में चले जाओ, अगर आप टैक्स पेयर हो और आपके टैक्स के पैसों से उस पार्क का निर्माण हुआ है तो आप उस पार्क में जाके आराम से बैठेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा है जो टैक्स नहीं देता, वो भी उस पार्क में जाके बैठ सकता है, क्योंकि वो एक पब्लिक गुड है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा पब्लिक गुड नहीं है, तो कारें हैं, यानी कार्स जो हैं वो पब्लिक गुड्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार सबकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना, आप अपनी गाड़ी में हर किसी को थोड़ी बैठा लोगे। अब आगे आ जाओ, सवाल नंबर 41 थोड़ा सा ऊपर से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश में कहता है कि आपको इन्फ्लेशन के संबंध में ये 2 स्टेटमेंट गिवन है। पहला क्या है? हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्यों वाली कुछ वस्तुएं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। बिल्कुल, ये भी बात सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, बी सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। देखो क्या होता है, हम इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को जब नापते हैं ना, इन्फ्लेशन, तो वो 2 तरीके से नापा जाता है।
एक तो होता है आपका CPI जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये जनरली इंडस्ट्रीज़ या जो आपके वेयर हाउस होते हैं ना, वहाँ पे महंगाई को नापने के काम आता है, इंडस्ट्री लेवल पे। और ये होता है आपका कंज्यूमर लेवल पे, उपभोक्ता के लेवल पर, उपभोक्ता के लेवल पर महंगाई को नापता है CPI। अब CPI के अंदर दो तरीके के इन्फ्लेशन गिने जाते हैं, एक तो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे, आपने पढ़ा होगा CPI में हम इन्फ्लेशन नापने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की लिस्ट बनाई जाती है कि मार्केट में जो है गेहूं की क्या प्राइस है, कपड़ों की क्या प्राइस है, किसी भी चीज़ की, लेट से बल्ब की क्या प्राइस है, कूलर की क्या प्राइस है, ये ऐसी लिस्ट होती है बहुत सारे सामानों की। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है कि उस लिस्ट में दो चीज़ें और होती है, क्या, एक तो आपकी फ्यूल की प्राइस, ईंधन की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका खाद्य सामग्री यानी फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोर जो इन्फ्लेशन है उसकी लिस्ट में ये दो सामान नहीं होते, बाकी सारे सामान कॉमन होते हैं। अब ये दो चीज़ें अलग से क्यों दे रखी है हेडलाइन में, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी वस्तुएं हैं जो बहुत वॉलेटाइल हैं, इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत ही जल्दी होता है। पल भर में ही ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, 2 ही दिन बाद बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, ये सब होता रहता है। तो इसलिए जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, पर कोर इन्फ्लेशन में उतार चढ़ाव इतना नहीं होता है, और लगभग कुछ इन्फ्लेशन की लाइन इस तरीके से चलती है। तो कोर इन्फ्लेशन देखा जाए तो ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसलिए अगर मैं कहूँ कि अगर आपसे महंगाई नापने का कोई अच्छा पैमाना है तो वो कोर इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिन का रोजगार गारंटी देती है। बिल्कुल, ये रोजगार गारंटी जो है शहर के लोगों को 125 दिन की रोजगार गारंटी देती है, बिल्कुल 125 डेज। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिनों में रोजगार अवसर उपलब्ध कराया जाता है। जी नहीं, 30 दिन में नहीं कराया जाता है, ये 15 दिन के अंदर कराया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है और आपका आंसर हो जाता है 4, केवल एक सही। ठीक है, ये स्कीम कब आई थी ये आपको बता देते हैं। 1 अप्रैल 2023 को ये स्कीम आई थी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है, नहीं है पूछा है। तो उधार सीमा मार्जिन में परिवर्तन, फिर कह रहा है ये सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फिर ये कह रहा है क्रेडिट राशनिंग, मोरल सुएशन। हाँ, तो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ये एक चयनात्मक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चयनात्मक साख उपाय क्या होते हैं कि आप क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहते हो, साख को, लोन वगैरह जो है उसको आप मार्केट में अगर कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि किसी व्यक्ति को मिले किसी को ना मिले, है ना, कम ज़्यादा आप उसको करना चाहते हो। एक तरीके का ये क्वांटिटेटिव या हिंदी में कहूँ तो मात्रात्मक उपाय है। ये मात्रात्मक उपाय है ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। ठीक है, अब जो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 है ना, आप इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में, इससे आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है मात्रात्मक रूप से। पर ऑप्शन नंबर 2, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी सरकारी प्रतिभूतियों को बेचती है ना, तो उससे आप एज सच क्रेडिट कंट्रोल नहीं करते हो। क्रेडिट कंट्रोल करने का मतलब, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की। इसके तहत आरबीआई दबाव बनाता है बैंकों पे कि आप जो है सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर पे, यानी जैसे एग्रीकल्चर पे ही आप लोन दो, आप एजुकेशन के लिए लोन रिजर्व करो,
आप जो है किसानों के लिए, फार्मिंग के लिए लोन को रिजर्व करो। तो ऐसे आरबीआई क्रेडिट की दिशा मोड़ देती है। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई किसी के लिए क्रेडिट को रिजर्व कर देती है। तो इन तीन ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 से आरबीआई ऐसा कर सकती है, पर ऑप्शन नंबर 2 से ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पे एक यूनिफॉर्म असर पड़ेगा। आरबीआई एज सच क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर सकती। अगला 44, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए आपको बताना है कौन सा गलत है, मतलब ठीक है। इंडिया हैज़ 80% मार्केट शेयर ऑफ ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। नहीं, 80% नहीं है भारत की 60% है भाई। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया अपने को आंसर। पहला अपने को बताना है गलत कौन सा है, तो पहला ही गलत है, बाकी तीनों सही है। ये पढ़ लेते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है, बिल्कुल है। और औषधीय उत्पादों के उत्पादन में मूल्य के हिसाब से भारत दुनिया में 14वें स्थान पर है, बिल्कुल है। और औषधीय उत्पादों के उत्पादन की मात्रा के आधार पर भारत दुनिया में 3रे स्थान पर है, बिल्कुल। इंडिया की रैंक 3 है फार्मा प्रोडक्ट्स बनाने में, 3rd रैंक है इंडिया की। तो ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। इंडिया की 60% मार्केट का शेयर है इंडिया में ग्लोबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का। और यही वजह है कि इंडिया को क्या कहा जाता है? इंडिया को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का औषधालय। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ना औषधि वाला। तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पे है? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी 2023 में? कितनी थी भाई? 2023 में इसकी रैंक थी 126, ठीक है। अब ये फैक्चुअल सवाल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 2024 में कितनी है, क्योंकि 2025 फरवरी में तो पेपर ही है, 24 का अपने को पता होना चाहिए। तो 2024 में भारत की ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, बताओ फटाफट। ये चेंज नहीं हुई है, 2024 में भी हमारी रैंक 126 ही है, ठीक है। ये सवाल आ सकता है। कौन रिलीज करता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है। ये 6 की फैक्टर्स पे, 6 फैक्टर्स जो है उसको अकाउंट में लिया जाता है। क्या क्या है वो 6 फैक्टर्स? एक तो सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। ये 6 चीज़ें जिस भी देश में अच्छी होती है ना, वहाँ के लोग खुश रहते हैं, हैप्पीनेस, ठीक है। अच्छा, आपको बता दूं, एक देश है फिनलैंड जो हमेशा इसको टॉप करता है, पिछले 6 सालों से तो कर ही रहा है, ठीक है। तो फिनलैंड जो है वो रैंक 1 आता है इसमें हमेशा। इसका मतलब फिनलैंड के लोग खुश रहते हैं यार ज़्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ऑटोमोबाइल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन अपने को बताना है। वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र ने 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया था। नहीं, इतना भी नहीं किया था यार, तो पहला ही गलत है भाई। मिल गया आंसर। कितना किया था? 2 करोड़ के आसपास किया था, वैसे एग्जैक्ट तो लगभग 1.9 करोड़ के आसपास किया था, है ना। इतना भी ज़्यादा नहीं किया था। अगर किसी को मोटा मोटा ब्रीफ आइडिया भी हो ना, तो वो उसको पता लग जाएगा कि पहला स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी सारे सही है। आप पढ़ लीजिए, हो सकता है इनमें से कोई ऑप्शन अब की बार रिपीट हो जाए। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी? हाँ ठीक है,
इसमें है पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेट, डेफिसिट फाइनेंसिंग और टैक्सेशन। तो इसका आंसर सिंपल सा है आपका इंटरेस्ट रेट। देखो दो तरीके की पॉलिसी होती है, ऊपर समझा देता हूँ चल के। दो तरीके की पॉलिसी होती है, हमने पढ़ा है। एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, इसको बोलते हैं आपके सरकार द्वारा की गई राजकोषीय नीति, ठीक है। एक तो होती है फिस्कल पॉलिसी, इसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। सॉरी, राजकोषीय नीति। दूसरी होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति, ठीक है। ये दोनों का काम क्या होता है, देश में जीडीपी, इन दोनों का काम होता है कि देश में एक तो जीडीपी ग्रोथ या जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, और महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति वो नीति होती है जो सरकार निर्णय लेती है, ठीक है। जैसे टैक्स को घटाना, टैक्स को बढ़ाना, सब्सिडी किसी को दे देना, है ना, डीएनएस अलाउंस बढ़ाना घटाना, ये काम सरकार के हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, वो नीतियां जो आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए करता है, उसे मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। जैसे कि रेपो रेट बढ़ाना या घटाना। अब रेपो रेट आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, इंटरेस्ट रेट इससे अफेक्ट हो जाती है बैंक की, हमें लोन महंगे मिलते हैं या सस्ते मिलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपसे पूछा है कौन सी फिस्कल पॉलिसी नहीं है। अब देखो मैंने आपको बताया ना, ब्याज दर ये तो आरबीआई कंट्रोल करता है, तो ये मौद्रिक नीति है ना, राजकोषीय नीति तो नहीं है, तो ये क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी है। बाकी सारी राजकोषीय नीतियां हैं। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है, हाँ बिल्कुल। इसमें आपको दिख रहा है सेवा क्षेत्र है। वैसे अभी भी जो है हमारी राजस्थान की जो इकोनॉमी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी में वैल्यू एडिशन करता है तो वो सर्विस सेक्टर करता है, क्योंकि 2022-23 की अगर बात करूं तो हमारे ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन का लगभग 43.74% कहाँ से आया, आपके सेवा क्षेत्र से यानी सर्विस सेक्टर से आया है। एग्रीकल्चर सेक्टर से लगभग 28% आया है, इंडस्ट्री सेक्टर से 27% आया है, और आप देख लो अकेला सर्विस सेक्टर है जो उन दोनों से ज़्यादा है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम का जो सेकंड फेज है, परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा किया गया, मतलब कौन सी एजेंसी फंड कर रही है इसको, ठीक है। अपग्रेडेशन ऑफ 801 किलोमीटर ऑफ, ठीक है। इसको आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कर रहा है फंड। ये तो याद करने वाला फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। बिल्कुल इसका आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर है ब्यूरो ऑफ, नहीं है, अक्षय ऊर्जा है भाई। राजस्थान अक्षय ऊर्जा यानी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला सवाल, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान में नहीं, पूरे देश में ही 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन अवार्ड भी दिए जाते हैं आपके जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी,
या अवार्ड भी देता है काफ़ी इन लोगों को जिन्होंने ऊर्जा के संरक्षण में अच्छा काम किया होता है। आगे आज का आखिरी सवाल, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBM एक्ट की बात हो रही है को किस वर्ष में अधिनियमित किया था, किस वर्ष में एक्ट बनाया था, किस वर्ष में पास किया था पार्लियामेंट से। तो ये फैक्चुअल आंसर है, साल 2005 में आया था। ठीक है, FRBM एक्ट क्या होता है? FRBM एक्ट सबसे पहली बात तो राजस्थान में तो साल 2005 में आया था। वैसे होता क्या है? FRBM एक्ट का मतलब होता है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। क्या होता है कि जैसा अभी हमने पढ़ा कि हमारे बजट में बहुत सारा घाटा हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है। अब ये डेफिसिट लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है, और जितना ज़्यादा डेफिसिट होगा उतना ही हमको उधार लेना पड़ता है विदेशों से, और जितना अगर हम उधार लेंगे विदेशों से हमारी क्रेडिट रेटिंग गिर जाती है वहाँ पे, और जैसे ही हमारी क्रेडिट रेटिंग गिरती है तो हमें जो लोन है वो महंगे मिलने लगते हैं विदेशों में। दूसरी बात, एक हमारे लिए ये एक इंटरनेशनल डिपेंडेंस की भी बात है, क्योंकि हमारी निर्भरता विदेश पे या विदेशी मुद्रा पर एक तरीके से बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं ये हमारी एक प्रभुत्व संपन्नता यानी सोवरेनिटी या यूँ कहूँ नेशनल इमेज को भी नुकसान पहुंचाती है कि देखो भाई इंडिया आज भी है उधार पे जिंदा है। तो इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया था कि हम धीरे धीरे करके इस डेफिसिट को लगभग ज़ीरो ले आएंगे। दो तरीके के डेफिसिट होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। सरकार ने कहा हम धीरे धीरे करके दोनों को कम कर देंगे और एक पॉइंट पे लाके ख़त्म कर देंगे, और उसी दिशा में सरकार FRBM एक्ट लेके आई थी। पहले नेशनल लेवल पे लाई, फिर राजस्थान में भी एक FRBM एक्ट साल 2005 में पास किया गया। ठीक है, तो इकोनॉमी का सेक्शन हो गया दोस्तों। अब जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहो और ये वाला प्रीलिम्स हम ज़रूर निकाल लेंगे।